हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। आपको कोई भी वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं होता कि उसके बाद हम आपसे कहें कि आगे की टॉपिक देखने या आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखना चाहें, कहाँ से भी देखना चाहें, आपको 100% फ्री मिलेगा। हम किसी तरह के पैकेज को परचेज करने के लिए आपसे नहीं कहते कि आपको अगर आगे का वीडियो देखना है तो आपको कोई पैकेज परचेज करना पड़ेगा या आगे के वीडियोस देखने के लिए कोई पेमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, साथ ही स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपीएससी, नीट, जी, जितना भी आपको कंटेंट दिया जाता है ये 100% फ्री होता है। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि मैग्नेट ब्रेन टेस्ट पेपर फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स 100% फ्री। तो यहाँ पर अब हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है आपके टेस्ट पेपर। यानी कि हमारे पूरे साल में बहुत सारे टेस्ट और एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस समय हमें लगता है कि कुछ हमें क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिनको हम प्रिपेयर कर सकें, हो सकता है वो एग्जाम्स में आ जाएं। तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए इस तरह के टेस्ट पेपर लेकर आते हैं। इन टेस्ट पेपर में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। इनका पीडीएफ आपको 2 दिन पहले प्रोवाइड कराया जा चुका है। तो आज जो हम करेंगे वो है आपके दिए गए इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। तो आज कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो चलिए देखते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 1। उसका जो अध्याय है 10वां, घर में वापसी। तो किस तरीके से उनके घर में, कवि के घर में कितने सदस्य हैं, उनकी आंखों को उन्होंने किस तरीके से बताया है, मतलब सदस्यों को उन्होंने आंखों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी है। हमने सब जाना उनके परिवार के बारे में, कैसी परिस्थितियां हैं, सब कुछ जान दिया। अब इस पार्ट पे आधारित हमने आपको प्रश्न दिए थे। आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के थे आपके पास में, आप सभी ने उसे सॉल्व किया होगा। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न पत्र है वो शुरू हो रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला प्रश्न है, घर में वापसी कविता किस विषय पर केंद्रित है? ये जो पूरी कथा है, ये जो पूरी कहानी कविता है, ये किस बात पर केंद्रित है, क्या बात कहने की कोशिश करी जा रही है? लेखक के घर लौटने की कथा है, गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। उपरोक्त तो दोनों उत्तर सही है या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन जो है वो है हमारा खा। गरीबी से संघर्षरत एक परिवार की व्यथा कथा है, यानी कि परिवार ने कवि ने अपने परिवार में किस तरीके से गरीबी से संघर्ष कर रहे पूरे परिवार के बारे में बताया है हमारे सामने। प्रश्न संख्या 2 है, कवि पेशेवर गरीब किसे कहता है? कि क्या है पेशेवर गरीब हैं, ये किसके लिए उन्होंने बोला है? लोग, जो सभी लोग होते हैं उनके लिए, परिवार के लिए, भिखारी के लिए या पड़ोसी के लिए? तो उन्होंने पेशेवर जो गरीब शब्द इस्तेमाल किया है वो परिवार के लिए इस्तेमाल किया। मतलब उनके जो सभी लोग हैं वो पेशेवर गरीब हैं, मतलब हम लोग हमेशा से ही गरीब रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए हैं। में बस के 2 पंचर पहिए से क्या अर्थ निकलता है? बस के 2 पंचर पहिए, इनसे क्या मतलब निकल रहा है? लेखक हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इससे? तो क्या है, तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए, यानी कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, उनके बस के 2 पहिए पंचर हो गए, ये बात। माँ के टूटे दोनों पैर, माँ की अंधी आंखें या इनमें से कोई नहीं? तो कविता अगर आपने पढ़ी है तो आंसर आपको पता होगा कि ये है हमकी गा, माँ की अंधी आंखें। मतलब वो अपने सफर को पूर्ण करने से पहले ही अपने आंखों की रोशनी को वो जो है खो चुकी हैं। अब सफर का मतलब वो अभी अपने मतलब एक पड़ाव था, मतलब मृत्यु से पहले ही, और जो है वो अपनी आंखों खो चुकी और तीर्थ यात्रा जाने का उनका बहुत ही मन था। ये सब चीजें उन्होंने बताई थी इस लाइन के जरिए। प्रश्न संख्या 4 है, लोह साए का क्या अर्थ है? लोह साए का जो मतलब दिया गया है उसका क्या मतलब होता है? लोहे की दीवार, लोहे से बने लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी, दोनों उत्तर सही है या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है हमारा? लोहे की जो दीवार होती है उसका तात्पर्य है यहाँ पे लोह साए।
तो यहाँ पे लोस आय जो दिया गया है ये इस्तेमाल किया गया है उनके पिताजी के लिए। पिताजी की आंखों में जो है गरीबी के कारण जो लोस आया था, यानी कि उनकी जो आंखों से हमें एक प्रोटेक्शन फील होता था वो बहुत ही ठंडा पड़ चुका है, मतलब उनमें हमको वो गर्माहट महसूस नहीं हो पाती है। प्रश्न संख्या 5 है, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए का क्या अर्थ हो सकता है। बेटी की आंखों में उन्होंने बताया कि ये मंदिर पर जलते हुए 2 जो है घी के दिए हैं, इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं। नए जीवन की आशा के बारे में, बेटी द्वारा मंदिर में दिए जलाने के बारे में, दोनों उत्तर सही हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही क्या है इसका, हमारा का, मतलब नए जीवन की आशा, यानी कि उसको देखकर हमें नए जीवन की आशा जागृत होती है, उसकी आंखें बहुत ही पवित्र जान पड़ती हैं, हमें हमारे अंदर से उम्मीद जगाती हैं। प्रश्न संख्या 6, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं का क्या अर्थ है। पत्नी की आंखों को उन्होंने आंखें नहीं बोला, उन्होंने बोला कि वो हाथ हैं जो मुझको थाम कर रखे हुए। इससे कवि क्या कहना चाहते, क्या समझाना चाह रहे हैं। कवि को पत्नी का सहयोग और समर्थन प्राप्त है, कवि अपनी पत्नी से डरते हैं। उपरोक्त दोनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा नंबर 1 है, कवि को पत्नी का सहयोग और समर्थन दोनों ही प्राप्त है, मतलब परिस्थितियां विकट हैं, उन विकट परिस्थितियों में भी पत्नी ने हमेशा उनका साथ दिया है, उनका समर्थन किया है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि की क्या आकांक्षा है, क्या आकांक्षा हो सकती है। गरीबी दीवार की तरह बाधक ना हो, परिवार में स्नेहिल वातावरण हो, जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो। उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो अब कवि क्या आकांक्षा करें, उनके अंदर क्या आशा है कि वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि वो गरीबी को दीवार की तरह बाधक नहीं बनाना चाहते किसी भी कार्य में। परिवार में स्नेह नहीं मिलाता, गरीबी के कारण सब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो वो गरीबी के कारण वो जो दूरियां आ गई हैं वो ना हो। जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो, हर किसी के जीवन में संघर्ष आता है, तो कवि के जीवन में संघर्ष है, लेकिन घर से जो हमें सुख प्राप्त होता है, लोगों का जो रिश्तों में जो गर्माहट होती है वो जो हमें प्राप्त होती है वो बनी रहे, बात वो होती है। तो यहाँ पर ये सभी आकांक्षाएं वो रखती हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार निम्न में से कौन धूमिल की रचना नहीं है। अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ है, उनका जीवन परिचय पढ़ा है, तो ये आप तुरंत जान जाएंगे। जैसे है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो जो इनकी रचना नहीं है वो है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्न संख्या 9 है, हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते में लोहे का क्या तात्पर्य है। क्या है, हम अपने खून में इतना लोहा नहीं पाते, या तो लोहे से क्या मतलब है। तो रक्त में लोहा यानी आयरन की कमी हो जाना, हमें खून में जो आयरन की कमी हो जाती है उससे है। रक्त की कमी होना, दोनों ही विकल्प सही है, या आत्मीयता। तो सही ऑप्शन क्या है, ये है आत्मीयता। यहाँ पर लोहे का तात्पर्य है कि अब हमारे अंदर वो उतनी आत्मीयता नहीं रह गई है, रिश्तों में उतना अपनापन नहीं रह गया, क्योंकि एक दूसरे से वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि कहीं एक दूसरे को हम हर्ट ना कर दें, गरीबी से रिलेटेड कोई या अपनी कमियों से रिलेटेड कोई हम बात ना कर दें जिससे घर का दूसरा सदस्य जो है वो आहत हो जाए, इसलिए वो आत्मीयता अब नहीं रह गई है। प्रश्न संख्या 10 है, भुन्ना सी ताले का क्या अर्थ है। उन्होंने भुन्ना सी ताले का अर्थ जो मान लिया है उसका क्या मतलब होता है। जटिल ताला, बंद पड़ा ताला, जंग लगा ताला, या सभी विकल्प सही हैं। तो सही इसका ऑप्शन है, ये सभी विकल्प सही हैं, यानी कि उनके जो है ऐसा ताला जो जंग लगकर बंद हो गया है, बहुत ही मुश्किल है उस ताले को खोलना। अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं और शुरू होते हैं हमारे क्या, वस्तुपरक प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव में जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, कवि किस प्रकार के घर में वापसी की आकांक्षा करता है। वो किस प्रकार के घर में वापस आना चाहता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए, कवि ऐसे घर में वापस जाने की आकांक्षा करता है जिसमें स्नेह, मधुरता और सजीवता हो, पारिवारिक रिश्तों में मधुरता हो,
जिसमें सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते हों। गरीबी के कारण पारिवारिक रिश्तों में बिखराव और तनाव ना हो। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से हंसी खुशी बात करें तथा आत्मीयता बनाए रखें। तो यहाँ पर उन्होंने चाहा है कि गरीबी के कारण जो हमारे बीच में दूरियां आ गई हैं, जो गर्माहट रिश्तों में ख़त्म हो गई, आत्मीयता ख़त्म हो गई है, वो सभी आ जाए। तो उनकी जो आकांक्षा क्या है कि वो एक भरा पूरा हंसी खुशी वाला घर चाहते हैं जहां गरीबी किसी तरीके से बाधक ना बने। प्रश्न संख्या 12 है, घर वापसी में कवि के मार्ग में क्या बाधाएं स्पष्ट कीजिए। अब घर वापस आना तो वो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनके मार्ग में बाधा क्या बन रही है, क्या चीज है जो उनको घर आने से रोक रही है। कवि की पारिवारिक सदस्य गरीबी के कारण जड़ रूप में विद्यमान हो गए। जड़ रूप में विद्यमान मतलब वो सजीव हैं, लेकिन अब वो घर में ऐसे एक दूसरे से बात किए हुए हंसी खुशी, बिना हंसी खुशी के रहते हैं कि मतलब वो निर्जीव मात्र हो गए हैं। घर के अंदर सभी सदस्य हैं मगर सभी निर्जीव से हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कवि के घर में बहुत गरीबी है। इसी गरीबी के कारण पारिवारिक सदस्यों में बिखराव है, वे अजनबी बनकर रह गए हैं। ऐसा लगता है संबंधों के सदस्यों में कोई आत्मीय भाव विद्यमान नहीं है, मानो संबंधों में ताला लग गया है तथा उनकी चाबी कहीं खो गई है। एवं परिवार के सदस्यों के खून में इतना लोहा अर्थात आत्मीयता नहीं बची है जिसे चाबी बनाकर इस जंग के लगे ताले को खोला जा सके। तो कहने का तात्पर्य क्या है? गरीबी ही है जो उनके घर में वापसी आने में बाधक बन रही है। क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण ही ये नहीं है कि वो कहीं बाहर गए थे तो अंदर नहीं आ पा रहे। कारण ये बताया जा रहा है कि घर में सब कुछ है, लेकिन गरीबी के कारण उनके रिश्तों में जो एक गर्माहट होती है, अपनापन होता है, एक दूसरे से बातचीत, हंसी खुशी जो माहौल होता है, वो कहीं गायब है। तो वो पूरा घर इनका वापसी आए तो इसमें सबसे बड़ा बाधक बनता है क्या? गरीबी। प्रश्न संख्या 13 है, कवि ने माँ की आंखों की तुलना किससे और क्यों की है? उन्होंने किससे करी है? उन्होंने तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहियों से करी है। क्यों करी है? क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव यानी मृत्यु तक पहुंचने से पहले ही जो है उनको दिखाई देना बंद हो गया है और उनकी तीर्थ यात्रा जाने की जो तमन्ना थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, कवि की माँ की आंखों की तुलना तीर्थ यात्रा पर जाने वाली उस बस के उन 2 पहियों से करता है जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले पंचर हो गए हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है कि पवित्र कर्मों को करते हुए भी माँ की आंखों की असमय रोशनी चली गई है, इसलिए वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी, अर्थात आंखें मरने तक माँ का साथ नहीं निभा सकी। तो सिंपल क्या है कि वो जो है उनको दिखाई नहीं देता, उनकी रोशनी चली गई है। प्रश्न संख्या 14 है, स्वजनों के बीच दीवार होने का क्या अर्थ है? दीवार होने का कारण भी स्पष्ट कीजिए। स्वजन, अब घर में माँ बाप रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनकी एक बेटी है, 5 सदस्य हैं। अब इन पांचों सदस्य स्वजन हैं क्योंकि ये खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, लेकिन तब भी इनमें जो आत्मीयता है, जो लगाव है, वो नहीं है, उनमें दूरियां आ रही हैं। तो इन दूरियों का क्या कारण? दीवार का मतलब क्या है? दूरियां आ रही। तो इन दीवार का क्या कारण है हमको ये स्पष्ट करना है और ये क्या अर्थ बता रहे ये भी, मतलब दीवार का क्या अर्थ है मैं ये भी बताना है। स्वजनों के बीच दीवार होने का अर्थ है रिश्तों में रुकावट। दीवार होने का कारण गरीबी है। कवि कहता है कि हम पारिवारिक रिश्तों से तो जुड़े हुए हैं किंतु गरीबी के कारण ये रिश्ते जड़ हो गए हैं, मतलब इनमें अब वो गतिशीलता नहीं रह गई है। उनके पास सदैव धन का अभाव रहता है, वे खुलकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। गरीबी ने हमें इतना आसक्त बना दिया है कि हम आत्मीय संबंधों को कभी नहीं जोड़ पाते हैं। तो जो हमारे आत्मीय संबंध हैं उनको हम जोड़ नहीं पा रहे और इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? गरीबी। वो दीवार ही है गरीबी जो रिश्तों को आपस में जुड़ने नहीं दे रही है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि ने भुन्ना सी ताले किसे कहा है?
उसे तोड़ने का क्या उपाय बताया। तो भुन्ना सी ताले मतलब रिश्तों में जो दूरियां आ रही हैं, जो रुकावट आ रही है, गरीबी, उसको आपके मतलब रिश्तों में जैसे लगता है एक जंग सी लग गई है, तो उसके लिए उन्होंने भुन्ना सी ताले यानी जंग लगे ताले का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए, कवि ने पारस्परिक संबंधों की जड़ता को भुन्ना सी ताले कहा, यानी कि उनमें जो रुकाव आ गया है उसके लिए। कवि के अनुसार इस जड़ता को हिम्मत की चाबी से खोला जा सकता है, मगर अगर हम सब आपस में हिम्मत करें तो इस जड़ता को हम समाप्त कर सकते हैं। कवि कहता है कि गरीबी के कारण पारिवारिक रिश्ते जड़ हो गए हैं, वे खुलकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, वे अपने खून अर्थात संबंधों में इतनी ताकत नहीं पैदा कर सके हैं कि भाषा के इस जटिल ताले को खोल सकें। उनके संबंधों में ठहराव आ गया है। अतः कवि कहता है कि गरीबी ने हमें इतना असक्त कर दिया है कि हम अपने आत्मीय संबंधों को भी जोड़ नहीं पा रहे हैं। संबंधों की जड़ता को तोड़ने के लिए वे एक दूसरे के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति कर उसे ताले को तोड़ने का उपाय बताते हैं। मतलब जो हम सब गरीबी के कारण एक दूसरे से दूर हो गए हैं, हमारे रिश्तों में ठहराव आ गया, तो उस ठहराव को उन्होंने भुन्ना सी ताले कहा है। अब उस भुन्ना सी ताले को खोलने का उपाय उन्होंने क्या बताया कि अगर हम हिम्मत करें, हम कोशिश करें, बातचीत करें, वार्तालाप करें, तो अपने रिश्तों की उन जो मुसीबतें हैं उनको हम रोक सकते हैं, मतलब उस ताले को हम खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं। कवि ने यहाँ वैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया है, जबकि निश्चय ही वे स्वजन हैं, करीब हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, आपके भी फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, दादी दादू, भाई बहन, तो सभी ये आज स्वजन ही हैं, मतलब अपने करीब हैं। उसके बावजूद भी अगर आप बोलो कि हाँ वैसे तो हम स्वजन हैं, करीब हैं, तो यहाँ वैसे का क्या तात्पर्य, तो है तो एक्चुअली करीब ना, खून का रिश्ता है, साथ में है, अपने हैं वो, तो क्यों इस वैसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर किया है। तो क्यों किया है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, यहाँ वैसे शब्द का प्रयोग अभिप्राय है क्योंकि वे रक्त संबंधी हैं। वैसे का अर्थ है संसार के नगरों में या दिखाने में या ऊपरी तौर पर अथवा जन्म के कारण हम स्वजन हैं, संबंधी हैं, किंतु संबंधों में वह ताजगी या गर्माहट नहीं है जो होनी चाहिए। वैसे के माध्यम से पारिवारिक संबंधों की निरर्थकता को व्यक्त किया गया है। निर्धनता के कारण संबंधों में स्वाभाविकता नहीं है, गरीबी के कारण वे एक दूसरे से कटे रहते हैं। तो अब ये क्या मतलब, वैसे तो हम स्वजन हैं, कहने का मतलब खून का रिश्ता है, हम दूसरों को, संसार को भी दिखा रहे हैं, हम एक्चुअल में भी जो है वो रक्त संबंधी हैं, एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन जो रक्त संबंधों में अपनों के बीच जो रिश्तों में गर्माहट होनी चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे आप मम्मा से हर एक चीज़ के लिए डिमांड करते हो, पापा से हर एक चीज़ के लिए डिमांड करते हो, सब कुछ होता है, हम लोग करते हैं, लेकिन आप कभी ऐसा हो कि आपके अंदर वो डिमांडिंग है, वो मम्मा की जो केयरिंग है, वो किसी डर से कहीं रुक जाए कि मम्मा आपकी उतनी केयर ना करे, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मन में अगर ये चीज़ आने लगे तो क्या होता है, रिश्तों में शिथिलता यानी कि जड़ता आने लगती है। मतलब हम कहीं ना कहीं उसको किसी वजह से हम अपने अंदर की फीलिंग को रोक रहे हैं। तो ये चीज़ इसलिए बोली है क्योंकि अब उनके रिश्तों में उतनी गर्माहट नहीं रह गई है जो एक्चुअल खून के रिश्तों में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 17 है, पारिवारिक रिश्तों के बिखराव व शिथिलता का क्या कारण है। जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें बिखराव आ रहा है, शिथिलता आ रहा है, इसके कारण को क्या बताया, क्या कारण है इसका। तो इसका सबसे बड़ा कारण गरीबी है। पारिवारिक रिश्तों के बिखराव और शिथिलता का कारण गरीबी है। गरीबी के कारण परिवार के सभी सदस्य आपस में कटे कटे रहते हैं। गरीबी के कारण दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण स्नेह का अभाव हो जाता है। वे एक दूसरे से दूर से रहने में ठीक रहते हैं, यानी कि ज़्यादा नज़दीक नहीं आना चाहते। गरीबी इन्हें परिवारों को बांट कर रख दिया है, उनमें मधुरता व ताजगी गायब हो गई। तो गरीबी का कारण क्या है, जो अपनापन स्नेह था वो उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है। एक दूसरे से बात नहीं करते कि कहीं एक दूसरे की फीलिंग को हर्ट ना कर दें। तो यहाँ पर जो बात ना करना, एक दूसरे से हंसी मजाक नहीं करना, तो वो सभी जो है क्या होते हैं, रिश्तों में शिथिलता ले आता है।
प्रश्न संख्या 18 है, घर में वापसी कविता के आधार पर बताइए कि कवि के मन में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कैसे भाव हैं। हमने पूरी कविता पढ़ी है, उनके सभी घर के सदस्यों को जाना है, समझा है। तो जो कवि है, हमने कवि के नज़रिए से ही ये सारी चीज़ें देखी। तो अब आपको बताना है कि वो कैसे भाव रखते हैं कवि अपने परिवार के प्रति, परिवार के सभी सदस्यों के प्रति, परिवार के प्रति कैसा उनकी फीलिंग है। तो क्या है, घर में वापसी कविता में कवि अपनी माँ के जीवन की असफलता की कहानी कहता है, क्योंकि वह असमय ही अपना महत्व और तेज खो बैठी। उनके पिता जो उन्हीं के साथ रहते हैं, गरीबी से पीड़ित है। लाचारी ने उनकी आंखें लोहे की उस भट्टी के समान बना दी हैं जो ईंधन के अभाव में अपना ताप एवं प्रभाव खो चुकी हैं, यानी ज्योति रहित सी हो गई हैं। होता है ना, घर के जो बहुत बड़े सदस्य होते हैं, हमारे जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं, जैसे आपके दादू भी हैं, तो उनकी आंखों में एक बहुत तेज होता है। वो तेज क्यों है? उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके अंदर गर्व होता है। तो कहीं ना कहीं गरीबी के कारण वो जो तेज है वो इस घर में कवि के पिता के अंदर नहीं रह गया है। कवि दोनों माता पिता को उचित सम्मान देना चाहता है। अपनी बेटी के प्रति अपने हृदय में निष्कपट स्नेह है, पत्नी के प्रति वह गहन प्रेम रखता है, वह सहयोगिनी है। तो इस तरीके से घर के सभी सदस्यों के साथ उनके संबंध व्यक्त किए। मतलब वो अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें नहीं दे पाए जो वो देना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक गिल्ट भी उनके अंदर है। प्रश्न संख्या 19 है, घर में वापसी कविता का मूल भाव क्या है। ये जो पूरी कविता हमें बताई गई है, इसके मूल भाव में क्या है, हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ जैसे हम देख ही रहे हैं, इसके पूरे मूल भाव में गरीबी से संघर्षरत परिवार है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है, धूमिल की कविता घर में वापसी गरीबी में संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। गरीबी की मार के कारण व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों में रुकावट आ गई है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन में राहत पाने के लिए स्नेह, ममतत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है और उसमें रहता है। विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते, नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी है। कवि कहता है, इस प्रकार की जड़ वातावरण को तोड़ने के लिए हिम्मत जुटानी चाहिए, तभी परिवार की सहज आत्मीयता वापस लौट सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि संघर्षरत परिवार है, उनमें संबंधों में जंग सी लग गई है। जंग का मतलब जड़ता आ गई है, और हम हिम्मत करके इस पूरी जड़ता को तोड़ सकते हैं। तो पूरी कविता में जो चीज बताई गई है उसे हमें यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 है, क्या दिया है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर क्या आपको पंक्ति दी गई है, इनके भाव यानी कि इसके पीछे क्या फीलिंग्स छुपी हैं आपको वो बताना है। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। तो यहां पर ये जो पंक्ति दी है, इसके पीछे वो क्या भाव स्पष्ट करना चाह रहे हैं वो आपको बताना है। क्या है भाव? यह है कि कवि और उसके परिवार के सदस्यों में जो स्नेह का भाव था वो प्रकट नहीं हो पाता था। अतः कवि के परिवार के सदस्यों ने नैतिक शक्ति नहीं है, वे आपसी संबंधों की जड़ता को तोड़ डालें और मधुर आत्मीयता का माहौल बना सके। यहाँ भाषा के भुन्ना सी ताले से तात्पर्य है आपसी संबंधों की जड़ता या आपसी समझ और आत्मीयता का अभाव। तो अब इसको आप पहले तो हमने सिंपल जो अर्थ समझाया उसको आप समझ लो कि हम अपने खून में इतना लोहा नहीं पाते, अर्थात हम एक दूसरे के प्रति इतनी आत्मीयता नहीं रख पा रहे हैं जिसके कारण हमारे रिश्तों में जड़ता आ गई है, शिथिलता आ गई है, और हम उससे एक ताली बनवाते, मतलब अब आत्मीयता नहीं है तो उस कारण हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हिम्मत करते तो वो जो आत्मीयता जड़ता आ गई हमारे रिश्तों में, जो जंग लग गई है ना बोलने ना बात करने के कारण, तो वो हिम्मत को उन्होंने ताली बोली है यानी चाबी बोला है कि जिसके कारण हम इस जंग लगे ताले को खोल पाते। तो आपको खाली जो इसके पीछे भाव है वो चीज़ आपको समझानी है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पत्र हमारा समाप्त हुआ। आगे प्रश्न पत्र भी आएंगे, आपके सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आते रहते हैं, वो आपको टाइमली पता चलते रहें। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएंगे कि कौन सा वीडियो आने वाला है।
हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, साथ ही ये पूरी तरीके से अरेंज्ड है। आप जब भी अपनी क्लास ओपन करेंगे, कोई भी आप लेंगे, आप जैसे ओपन करते हैं क्लास वाइज, आपका सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक जो है टोटली अरेंज्ड है। आपको एक टॉपिक देखने के बाद दूसरे टॉपिक को देखने के लिए इधर से उधर कहीं परेशान नहीं होना पड़ता। तो हम यहाँ पर बहुत कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।